वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है। मोदी को 400 पार ले जाने वाले कौन कौन से नाम हैं इसमें, आज उस लिस्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में टिकट कटने और टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी भी सुनाऊंगा। बिहार और महाराष्ट्र बीजेपी ने किसको कितनी सीट पर निपटा दिया है, ओवैसी ने बिहार में खेला कर दिया, लालू राहुल को बड़ा झटका कैसे दिया है, इसका चैप्टर भी। इसके अलावा ममता ओवैसी सब फेल, केजरीवाल ने सीएए पर गजब का कार्ड खेल दिया भाई। मोदी को घेरने के चक्कर में केजरीवाल ने हिंदू वोट का क्या नुकसान कर लिया है, इसका चैप्टर भी होगा। नेता सीएए एनआरसी पर भड़काते रहे, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, इसकी रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बाबा बागेश्वर के मंच पर कुमार विश्वास पहुंचे और पीएम मोदी का पर्चा खुला तो क्या निकला, आज यह भी दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर और वो शादी जिसके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, कैंसर की नकली दवाई बेचने वाले गैंग के चक्कर में आप भी तो नहीं पड़े हुए हैं। मौत की कगार पर पेशेंट है, लेकिन नकली दवा के नाम पर लाखों की कैसे ये लोग कमाई कर रहे थे, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और फिर फैक्ट फैक्टर, वो गांव जहां लोग सोते हैं तो हफ्ते भर के बाद जागते हैं, ऐसा क्यों होता है उस गांव में, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नियम तय होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ही उत्तराखंड विधानसभा में पास किए गए यूसीसी बिल को मंजूरी दी। यूसीसी लागू करने का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत होगा। इनकम टैक्स के बकाये के मामले में कांग्रेस को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बैंक खातों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन पर रोक लगाने की याचिका ही खारिज कर दी। असल में 13 फरवरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 105 करोड़ के बकाया टैक्स की वसूली का नोटिस भेजा था। इससे पहले 8 मार्च को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी इनकम टैक्स की रिकवरी वाले नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा किया है, जिसमें बताया गया है कि बैंक ने सीलबंद लिफाफे में इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदारों और इसका फायदा उठाने वालों की पूरी डिटेल मौजूद है। एफिडेविट में बताया गया है कि 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं। इनमें से 22,030 भुना भी लिए गए। एसबीआई के मुताबिक जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का भुगतान नहीं लिया गया है, उन्हें नियमों के मुताबिक पीएम रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी पर फर्जी तरीके से डबल बैरल बंदूक का लाइसेंस लेने का आरोप था। पिछले 1.5 साल में मुख्तार अंसारी को 8वें मामले में सजा सुनाई गई है। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या के मामले में मुख्तार को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। जापान स्पेस वन प्रोजेक्ट को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब कैरोस नाम का रॉकेट लॉन्च पैड से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही फट गया। विस्फोट के बाद आसमान में आग की लपटें और धुएं का बादल छा गया। कैरोस रॉकेट को जापान की स्टार्टअप कंपनी स्पेस वन ने तैयार किया था, जिससे उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाना था। कैरोस को जापान में निजी क्षेत्र की किसी कंपनी का पहला रॉकेट बताया जा रहा है। ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आई है तो मोदी को 400 पार ले जाने वाले कौन कौन से नाम हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में टिकट कटने और टिकट मिलने की इनसाइड स्टोरी क्या है। बिहार और महाराष्ट्र बीजेपी ने किसको कितनी सीट पर निपटा दिया है और ओवैसी ने बिहार में कैसे खेला कर दिया है। और पाठशाला में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देता हूं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो गई है। दूसरी लिस्ट में बीजेपी के 72 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अब तक बीजेपी 2 लिस्ट में कुल मिलाकर 267 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों के कैंडिडेट्स का नाम जो है वो रख दिया गया है।
दूसरी लिस्ट में बड़ी खबर यह भी है कि यूपी और बिहार के कैंडिडेट्स का नाम दूसरी लिस्ट में है ही नहीं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दिल्ली की 2 सीटों के कैंडिडेट के भी नाम हैं और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उनमें 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिए। सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी हैं जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है। गौतम गंभीर ने तो खुद ही न लड़ने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा अगर आप देखें जो 5 और कैंडिडेट थे वो सारे नए कैंडिडेट बीजेपी ने दिल्ली में उतारे हैं। तो बड़ी खबर, इस लिस्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है और किस तरह से ये लिस्ट तैयार की गई है। बीजेपी की लिस्ट में जो बड़े नाम हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। नागपुर से नितिन गडकरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है, जिन्हें कल ही मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। आज उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया है। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट मिला है, जो फिलहाल राज्यसभा में आते हैं। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट मिला है, जो अभी मौजूदा सरकार में आईएनबी मिनिस्टर हैं। बेंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट मिला है। कर्नाटक के धारवाड़ से प्रहलाद जोशी और महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे का नाम है। ये कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। लेकिन अब आपको राज्यवार बताता हूं कि कहां किसको सीटें मिली और क्यों मिली। जैसे अगर आप देखिएगा, दिल्ली की 2 सीटों से बीजेपी ने नए चेहरे उतार दिए। पूर्वी दिल्ली की सीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सिंगर हंसराज हंस का टिकट कट गया, उनकी धुन बिगड़ गई और उनकी जगह पर योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है। दिल्ली से ये दोनों उम्मीदवार बीजेपी के नेता हैं और मेयर रह चुके हैं। दिल्ली में जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं उनका मुकाबला किससे होगा वो भी सुन लीजिए। ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यानी ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला होगा। ये दोनों कैंडिडेट आपके सामने रख दिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और उनके सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार होगा। यह सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट की घोषणा भी की नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर 6 ऐसे कैंडिडेट हैं कम से कम, जो इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया। 7 सांसद जो पिछली बार चुनकर आए थे दिल्ली में, उसमें से सिर्फ मनोज तिवारी को इस बार रिपीट किया गया है। बाकी सारे नए चेहरे हैं। जैसे चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को उतार दिया गया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्हें टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, उन्हें टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के नाम का आज ऐलान हो गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया के नाम का ऐलान हो गया। एकमात्र मनोज तिवारी हैं जो अपनी टिकट बचा पाए। यानी कम से कम अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है तो आप कहिए कि मनोज तिवारी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि उनको रिपीट किया गया। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि मनोज तिवारी का यही परफॉर्मेंस है कि दिल्ली में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन बीजेपी की इंटरनल फाइट में लोगों ने उनका ही पत्ता काटना शुरू कर दिया, वरना वो आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते थे। कल से हरियाणा की राजनीति की भी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर आज कैंडिडेट उतार दिए और सबसे चौंकाने वाला नाम था मनोहर लाल खट्टर का, जिन्हें लेकर कल से चर्चा तो थी कि उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया है, अब उन्हें उनका क्या होगा, नरेंद्र मोदी ने उनका पत्ता काट दिया वगैरह वगैरह। लेकिन आज बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का टिकट दे दिया। मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। खट्टर ने कल सीएम की कुर्सी छोड़ी और आज ही मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से विधायक पद से इस्तीफा भी दिया। करनाल से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय भाटिया की जगह पर मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है। अच्छा, जिनके जगह पर टिकट मिला है भाटिया जी, संजय भाटिया, वो बड़े अंतर से करनाल की सीट जीते थे, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर को उस सीट का मिलना यह दिखाता है कि मनोहर लाल को खट्टर को हटाने की वजह उनसे नाराजगी या उनका काम ना करना यह वजह नहीं थी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और सिर्फ 4 सीटें ऐसी बची हैं जिनमें अभी बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे। मनोहर लाल खट्टर के अलावा जिन लोगों को हरियाणा में बीजेपी ने टिकट दिया है उनमें सिरसा से अशोक तंवर का नाम है,
जो एक वक्त में कांग्रेस में थे और राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे। सिरसा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की जगह पर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक तंवर 2019 में सिरसा सीट पर ही कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और सुनीता दुग्गल से हार गए थे और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट बन गए। इसके अलावा हरियाणा में कई सीटों पर मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया है, जैसे गुड़गांव से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दे दिया गया। फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उन पर फिर से भरोसा जताया गया। अंबाला से बीजेपी ने अपने दिवंगत सांसद रत्नलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया। यह हो गई हरियाणा की बात, मनोहर लाल खट्टर की बात। अब एक और बड़े नेता के बारे में बताता हूं। बीजेपी की लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम भी आज शामिल है, जिनका नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं था। तो तमाम तरह की बातें चलने लग गई। उद्धव ठाकरे जैसे नेता जो हैं वो गडकरी को ऑफर देने लग गए कि गडकरी विपक्ष के गठबंधन में आ जाए, उनको टिकट मिल जाएगा, जैसे इनको टिकट ही नहीं मिलना था। लेकिन गडकरी ने उद्धव के इस बयान को हास्यास्पद बताया था और कह दिया था कि बीजेपी में चुनाव का टिकट देने का एक सिस्टम है बॉस, और उसी सिस्टम के तहत टिकट मिलता है। आज गडकरी का नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आ गया और उन्हें नागपुर की सीट से फिर से टिकट दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस वक्त पहली लिस्ट आई उस वक्त महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हुई नहीं थी, तो नागपुर की सीट पर गडकरी के नाम का ऐलान कैसे कर देते, इसलिए इंतजार किया जा रहा था। अब महाराष्ट्र में क्या हो गया है सीटों को लेकर वो आगे बताऊंगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र से जो सरप्राइज करने वाले नाम है उनमें पीयूष गोयल का नाम भी है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल मुंबई की हाई प्रोफाइल मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए। उन्हें बीजेपी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी की जगह पर टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ सीट पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक्टर उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया था, जो 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। मुंबई नॉर्थ सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है और यहां से इस बार पीयूष गोयल को टिकट मिला है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने 20 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पहले ही तय हो चुकी है, अब इसका औपचारिक ऐलान ही बचा है, क्योंकि भाई वहां पर 48 सीट है और आपने 20 पे कैंडिडेट उतार दिए, इसका मतलब अंदर चीजें डन है, सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। इसका कंफर्मेशन इसी बात से ही हो जा रहा है ना भाई, कि अपनी सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित कर दिए, 20-20 कैंडिडेट उतार दिए। अगर सीट शेयरिंग नहीं तय हुई होती तो ऐसा थोड़ी होता। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर जो बात फाइनल हुई है उसके मुताबिक जो 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं उनमें से 31 पर बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसको 13 सीटें दी गई हैं। अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका दिया गया। मुंबई की 6 सीटों में से कहा जा रहा है कि 5 पर बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से उत्तराखंड से भी 2 नाम हैं, जैसे गढ़वाल से बीजेपी के नेशनल मीडिया हेड अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। इनके सामने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में होंगे। हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो अगर उनका नाम अनाउंस हुआ तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की लड़ाई होगी। उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी ने अब अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कल उत्तराखंड की 3 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित किए। कर्नाटक से बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को उतारा है उनके बारे में भी सुनिए। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से टिकट मिला है। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र को शिमोगा से टिकट दिया गया है। मैसूर के मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट कट गया है। इसी तरह कर्नाटक से अगर आप देखेंगे वहां पर कुछ और बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिला है, उनके बारे में बताऊंगा। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से बीजेपी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए। छिंदवाड़ा सीट जहां पर कांग्रेस ने नकुल नाथ को उतारा है, वहां बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार की जगह पर पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को फिर से टिकट मिला है। बालाघाट सीट पर भारती पारधी को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यूपी बिहार का नाम ही नहीं।
यूपी में कम से कम 24 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी बीजेपी ने कैंडिडेट के नाम नहीं घोषित किए। बिहार में किसी भी सीट पर अभी तक कैंडिडेट के नाम की घोषणा बीजेपी ने नहीं की। बिहार में अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। चिराग पासवान के मामले को संभाला जा रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान से मिले हैं, जिसके बाद चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि बिहार में सीटों के बंटवारा हो गया है, जल्द ऐलान होगा। पहले ऐसी खबरें थी कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं, यहां तक कि उनसे आरजेडी के साथ जाने पर सवाल होने लगे थे। लेकिन इससे पहले स्थिति बिगड़ती और कोई खेला होता, बीजेपी ने एक्टिव होकर मामला संभाल लिया। एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों शामिल हैं। बीजेपी के लिए चाचा और भतीजे को साथ रखने की चुनौती थी। चिराग और पशुपति पारस दोनों रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर दावा ठोकते रहे। हाजीपुर सीट को लेकर भी टकराव है, जहां से पशुपति पारस अभी सांसद हैं और चिराग पासवान इसी सीट से लड़ने के लिए अड़े हैं, क्योंकि यहां से उनके पिता भी सांसद रहते थे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार में बीजेपी ने हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी। बिहार में एलजेपी के कोटे की 5 सीट चिराग पासवान के पास गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दे दिया। पशुपति पारस के दूसरे भतीजे प्रिंस राज पासवान को बिहार में मंत्री बनाया जा सकता है। एक बार चिराग पासवान को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय हुआ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुझे नहीं पता कि वो गठबंधन का हिस्सा है नहीं है, ना ही वो मेरी चिंता में है। हाँ, इतना मैं कह दूं कि मेरे पास किसी का कोटा नहीं है। मेरी जो सीटें हैं वो सिर्फ मेरी हैं। गठबंधन में कौन है वो है कि नहीं, कौन है नहीं, बाकियों का तो मुझे पता ही है, वो है कि नहीं मुझे नहीं पता। बिहार में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें आती। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय हुआ जरा सुनिए। बिहार को लेकर कुल सीट वहां पर कितनी है? कुल सीट है वहां पर 40 लोकसभा की सीटें। फॉर्मूला यह बना है, फॉर्मूला क्या बना भाई, कि बीजेपी जो है वो 17 से 18 सीट पर लड़ेगी। जेडीयू को कहा जा रहा है कि 14 सीट मिल जाएगी, यानी जेडीयू की सीटें घट रही हैं। एलजेपी जो है उसको 5 से 6 सीट मिल सकती है। और जो मांझी की पार्टी है एचएएम, हम उसको 1 सीट मिल जाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उसको भी 1 सीट दी जा सकती है। तो यह फॉर्मूला बना है कि बीजेपी सबसे ज्यादा 17 से 18 सीट पर लड़ेगी। बिहार में बीजेपी अपने गठबंधन को संभाल रही है, वहीं कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में सीटों को लेकर नया टकराव हो गया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने आरजेडी को 16 सीटों की लिस्ट थमा दी। ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। अगले 2 से 3 दिनों में आरजेडी और कांग्रेस के बीच इन सीटों पर अब चर्चा होगी। पिछली बार कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 1 सीट जीत पाई थी। आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला। बिहार में इतने महीनों की चर्चा के बाद भी अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, जबकि नीतीश कुमार के जाने से दोनों पार्टियों के सीटों का कोटा भी बढ़ गया है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। इधर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी ने इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम अब कह रही है कि हम बिहार की 11 सीटों पर कैंडिडेट उतारेंगे। इसमें किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियापुर, काराकाट और भागलपुर सीट शामिल है। एआईएमआईएम की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इंडी गठबंधन में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान उम्मीदवार होंगे। एआईएमआईएम ने बाकी सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। उनके नामों का ऐलान कहा जा रहा है कि जल्द हो जाएगा। एक बार एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ओवैसी के 11 सिपाही राहुल गांधी और तेजस्वी को टेंशन में डालने वाले हैं। बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के तहत शामिल होने का इरादा किया। हरचंद के
इन लोगों ने हमारे सीने पे खंजर भी घोंपा, हमारे लोग तोड़ लिए गए। लेकिन राष्ट्र हित में, दलितों के हित में, अक़लियतों के हित में ज़रूरी है कि मैं उनका साथ देता। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन अब भी ढाक के 3 पात हैं। ये सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि दलितों और अक़लियतों का वोट लें, लेकिन इनको कहीं भी प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी न दें। बिहार में ओवैसी की एंट्री से कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के लिए मुस्लिम वोटों के बंटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसे आप बिहार की किशनगंज सीट के उदाहरण से ही समझ सकते हैं, जहां एआईएमआईएम के आने से कांग्रेस सीधे सीधे टेंशन में आ गई, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव बिहार में कांग्रेस सिर्फ किशनगंज सीट ही जीत पाई थी, और इस बार भी ओवैसी ने यहां से अपना उम्मीदवार उतार दिया। किशनगंज सीट पर 68% मुस्लिम आबादी है। यह सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। 2009-2014 में भी कांग्रेस ने यहां से ही जीता था चुनाव। पिछले चुनाव में यहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद सिर्फ 32,551 वोट के अंतर से जीते। उन्हें 3,67,000 वोट मिले, और एआईएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर पर थे और उन्हें 2,95,000 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस उम्मीदवार से 72,000 वोट कम। इस सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है माना जा रहा। बिहार की दूसरी जिन सीटों पर ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी का खेल बिगाड़ सकते हैं, उसमें ज्यादातर वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट है, जैसे अररिया, कटिहार, पूर्णिया। ये वो सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट। इसके अलावा दरभंगा में 22%, भागलपुर में 15%, मुजफ्फरपुर में 12%, उजियापुर में 6%, काराकाट में 9% मुस्लिम वोटर्स हैं। आरजेडी के लिए तो चुनाव में एमवाई फैक्टर काम करता है, यानी यादव और मुस्लिम, लेकिन ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा। ओवैसी की पार्टी को इसलिए भी हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम की पार्टी ने 5 विधानसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। यानी पूरी तरह से गेम खुल गया है। बीजेपी कैंडिडेट पर कैंडिडेट उतारी है। इंडी गठबंधन में कई जगहों पर अभी भी कैंडिडेट नहीं उतरे हैं, और ओवैसी की एंट्री से बड़ा खेला हो सकता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। ममता, ओवैसी सब फेल। केजरीवाल ने सीए पर गजब का कार्ड खेल दिया है। मोदी को घेरने के चक्कर में केजरीवाल ने हिंदू वोट का क्या नुकसान कर लिया। नेता सीए एनआरसी पर भड़काते रहे, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, यह दिखाने वाली रिपोर्ट। इंडी गठबंधन के दल सीए पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे सब में होड़ लगी है कि कौन सीए का कितना विरोध कर सकता है। अभी तक ममता बनर्जी और ओवैसी सीए का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं को पीछे छोड़ दिया। भाई, केजरीवाल ने सीए के विरोध में ममता ओवैसी को भी पीछे छोड़ा है। केजरीवाल का पूरा फोकस इस बात पर है कि वो कैसे यह साबित कर दें कि नागरिकता कानून की आड़ में बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। केजरीवाल की बातें आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि केजरीवाल के मुताबिक पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी पाकिस्तानी हैं, मतलब वहां से जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं उनमें हिंदू, सिख, ईसाई नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं, बस यही उनकी पहचान है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत के लोगों की नौकरी खा जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों को घर दिया जाएगा, जबकि भारत में ही लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ शरणार्थी। पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक बीजेपी का वोट बैंक बन जाएंगे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाएंगे तो वो इंसानियत होगी। आज इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि कहां सीए और कहां रोहिंग्या, दोनों का कनेक्शन क्या है, तो वो कनेक्शन भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि केजरीवाल ने आज सीए पर कहा क्या है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोज़गार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं।
हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जिन अल्पसंख्यकों को पाकिस्तानी बताकर पूरे मामले को अलग रंग दे रहे हैं, वो हैं कौन? शायद केजरीवाल भारत का इतिहास या फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या वर्तमान है, ये भूल गए। जिन अल्पसंख्यकों की बात केजरीवाल कर रहे हैं, वो आजादी के बाद पाकिस्तान में रह गए थे। वो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान में लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और वो भारत के अलावा कहीं नहीं जा सकते। इनमें ज्यादातर वो हिंदू हैं जिन्होंने भरोसा कर लिया जिन्ना एंड कंपनी पर कि जैसे भारत में अल्पसंख्यक होने के बावजूद मुसलमान सेफ है, वैसे ही पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने के बाद भी सेफ रहेगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी आबादी घटती चली जाएगी, उन्हें क्या पता था कि हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे, उन्हें क्या पता था कि हिंदुओं की बच्चियां उठाई जाने लगेंगी। और इतना सहरा है हिंदू पाकिस्तान में, और अरविंद केजरीवाल जी को वो हिंदू नहीं दिख रहा, वो पाकिस्तानी दिख रहा है। सीए के तहत सिर्फ 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुनिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को, फिर आपको अफगानिस्तान से आए उन अल्पसंख्यकों के बारे में बताऊंगा जिनको केजरीवाल भारत की नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार पर हल्ला बोल देते हैं। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जो केजरीवाल यहां राम मंदिर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना हिंदुओं के लिए सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको वहां यात्रा पर ले जाया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ वगैरह कराते हैं। अंदर इतना हिंदुत्व है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मर जाए तो मर जाए, लेकिन उसको यहां नौकरी मिल जाएगी इसलिए उसको नहीं आने दिया जाए क्या सर? पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियां जो है वो उठा ली जाएं तो उठा ली जाएं, लेकिन यहां उसको घर मिल जाएगा इसलिए उसको वहां छोड़ दे मरने के लिए क्या सर? और हिंदू कहां जाएगा बॉस? 40 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं, हिंदू कहां जाएगा? मुसलमान तो चलिए एक बार के लिए धर्म के नाम पर किसी इस्लामिक राष्ट्र में चला भी जाए, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में कितने हिंदू राष्ट्र हैं भाई? एक भी नहीं। केजरीवाल आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों की वजह से देश के युवाओं का हक मारा जाए। उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद अफगान मूल के कई हिंदू और सिख शरणार्थी भारत आए थे। सिखों की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रखकर सिख समुदाय के लोग भारत आए थे। सीए लागू होने के बाद इन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सिख समुदाय को भी नागरिकता देने का विरोध करेंगे? पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार क्या सिखों को बसाने का विरोध करेगी? इन सिखों को भारत में जगह नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? और दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और उनमें से कई लोग अरविंद केजरीवाल को वोट करते होंगे। बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं जो अरविंद केजरीवाल को वोट करते होंगे। आज उनके मन में भी सवाल होगा भाई कि वो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित है, क्या उसको पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी देखना है, या उनको प्रताड़ित ही इस बात पर किया जा रहा है कि वो हिंदू और सिख हैं इसलिए उनका धर्म देखना पड़ेगा? बॉस, अगर आपको ये लोग पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी लगते हैं तो फिर जब अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर हमले होते हैं तो क्यों भगवंत मान केंद्र से अपील करते हैं कि तालिबान को कड़ा संदेश दिया जाए? यानी विरोध करना है, लॉजिक कोई हो या ना हो। अब केजरीवाल के आरोप की सच्चाई भी जान लेते हैं।
केजरीवाल का आरोप है कि पाकिस्तान से आने वालों को घर दिया जाएगा। भारत में लोग बेघर हैं। सच्चाई यह है कि भारत में पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को ऑलरेडी घर दे दिया है। केजरीवाल का आरोप है कि भारत में लोगों की नौकरियां पाकिस्तानियों को मिल जाएंगी। सच्चाई यह है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 3.1% पर आ गई है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम है। केजरीवाल का आरोप है कि पाकिस्तान से आने वाले हमारे बच्चों का खाना खा जाएंगे। सच्चाई है कि मोदी सरकार कोविड के बाद से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, यानी देश में लोगों को खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, बेरोजगारी दर भी कम हो रही है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले कुछ अल्पसंख्यकों की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। बात सिर्फ यह नहीं है कि केजरीवाल शरणार्थियों के आने से नौकरी और घर के संकट का आरोप लगा रहे हैं। सीए के खिलाफ केजरीवाल का एक और लॉजिक भी है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत सीए लागू कर रही है, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को देश के अलग अलग हिस्से में बसाकर बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर लेगी। और कह रहे हैं कि कुछ लोगों से यह सुना है। केजरीवाल के मुताबिक इससे बीजेपी जहां जहां कमजोर है वहां वो मजबूत हो जाएगी। एक बार केजरीवाल जी को सुनिए, फिर आपको केजरीवाल के इस लॉजिक की सच्चाई भी बताऊंगा। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। तो माननीय केजरीवाल जी के मुताबिक 3 मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक बीजेपी का वोट बैंक बनेंगे और बीजेपी इन सभी को वहां बसाएगी जहां बीजेपी कमजोर है। गजब का लॉजिक है बॉस, लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बंगाल, केरल और तमिलनाडु में तो बसा नहीं पाएगी, जहां विपक्ष की सरकार है। ये तीनों ही राज्य सीए का विरोध कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को बसाने का विरोध करेंगे। तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी कैसे शरणार्थी अल्पसंख्यकों का वोट बैंक तैयार कर लेगी बॉस? इसके बाद बीजेपी शरणार्थी अल्पसंख्यकों को उन राज्यों में बसाएगी जहां ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। तो बॉस, जहां बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है तो वहां वोट पड़ रहे होंगे तभी ना सरकार है, तो वोट की और क्या जरूरत है भाई? क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा है। 3 मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को लेकर केजरीवाल कई तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, क्या खुद मान रहे हैं कि इस चुनाव में नहीं, अगले किसी चुनाव में जो है बीजेपी इन लोगों को बसाकर वोट ले लेगी? अरे बॉस, तो अगले किसी चुनाव में लेना है तो 2024 के पहले क्यों बसा रहे हैं? फिर 24 के इलेक्शन के बाद बसा लेते। अच्छा, केजरीवाल इन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, और अभी बीजेपी भी पूछ रही थी कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर केजरीवाल की पार्टी के सुर क्यों बदल जाते हैं? सीए और रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया आपको बताता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, कहीं बसा दे। झुग्गियों में जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं गर्मी में, उनके पास खाने को नहीं है। इंसानियत का तकाजा है, अगर आप उनको वहां से हटाएंगे तो कोई ना कोई जगह तो देंगे। रोहिंग्याओं को जगह मिलना इंसानियत का तकाजा है। पाकिस्तान में हिंदू की लड़की उठा ली जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए, उसको मारा पीटा जाए और उसको यहां नागरिकता मिल जाए, तब इंसानियत मर जाती है। आम आदमी पार्टी के लिए रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उनको बसाने की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। लेकिन जब सीए के तहत केंद्र सरकार 3 मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को बसाने की बात करती है तो केजरीवाल ने क्या कहा था वो भी सुनिए। 3 देशों से आने वाले लोगों को नौकरी कौन देगा पूछते हैं। इनको कहां बसाएंगे, इनको घर कहां से देंगे? दिल्ली में बसाएंगे, मुंबई में बसाएंगे, इनको गुजरात में बसाएंगे, असम में बसाएंगे, त्रिपुरा में बसाएंगे, कहां बसाएंगे? तो केजरीवाल जी जरा अमानतुल्लाह खान से भी पूछ लीजिए, जो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसाना इंसानियत है। उनकी इंसानियत जगी है या आपकी? ये कंपैरिजन कर लीजिए। ये 3 देशों से आने वाले शरणार्थियों में मुसलमान नहीं है, तो सवाल ही सवाल। वहीं जब रोहिंग्याओं की बात आए तो इंसानियत जाग जाती है।
दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोप भी लग चुके हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को स्कूलों में दाखिला दे दिया है। रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। बीजेपी यह भी आरोप लगा चुकी है। केजरीवाल सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान भी रोहिंग्या मुसलमानों को देने की योजना बनाई थी। बीजेपी के आरोप के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को घर, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं देने का भी केजरीवाल सरकार पर आरोप है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगाया कि इसके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कई पत्र लिखे। तो इसका जवाब देना चाहिए ना। जवाब में क्या है भाई? ये लोग आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि नहीं, बीजेपी रोहिंग्याओं को बसा रही है, लेकिन है तो वो वहीं। उनको तो नहीं किसी ने उठा के फेंक दिया, किसी ने तो नहीं पूछा कि उनको खाना कौन दे रहा, वो घर ले लेंगे। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ साल 2021 में द्वारका में प्रोटेस्ट भी हुआ था। उसकी तस्वीर भी देखिए आप। लोगों ने उस समय कहा था कि रोहिंग्या लोगों को बसाने से अतिक्रमण हो रहा है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कि केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को, फिर आपको सीए के मुद्दे पर इंडी गठबंधन का कंफ्यूजन भी बताऊं। ये घटिया सोच है अरविंद केजरीवाल जी की। और जब यही बात रोहिंग्यों के ऊपर आती थी तो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे रोहिंग्यों को भारत के अंदर जगह देनी चाहिए, रोहिंग्यों का हक है इस भारत के ऊपर, रोहिंग्या इस भारत में बसने चाहिए, उनको अधिकार है यहाँ पर रहने का। और यही बात जब आती थी सीए के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि इसके अंदर मुसलमान वर्ड भी डालना चाहिए, जो ईरान में, इराक में या सऊदी में या सीरिया में मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़ना हो रही है, उनको भारत में लाकर बसाना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, वो हक से जीत सकें। सीए के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के दलों में भी भयंकर कंफ्यूजन है। हर किसी के अलग दावे। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भविष्य के चुनावों में फायदा लेने के लिए बीजेपी सीए लाई है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि इसी चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी सीए लागू कर रही है। बॉस, पहले तो मन बना लीजिए, ये इस चुनाव के लिए हुआ है या आने वाले चुनाव के लिए हुआ है? पहले तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी को किस चुनाव में फायदा चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं आगे के लिए है, आप लोग कह रहे हैं कि इसी के लिए। पहले खुद तो सेम पेज पर आ जाइए। जो लोग सीए लागू होने पर मुसलमानों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको जो पॉलिटिक्स करनी है वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान भी देखें, समझें कि कैसे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उनमें कहीं फैक्ट नहीं है। और मुसलमानों को तय करना होगा कि क्या सालों से जिस तरह से वो इस्तेमाल होते रहे और आज भी गरीबी में, बुरी हालत में उसी तरह से इस्तेमाल होते रहना है, या लॉजिक पर आगे बढ़ना है और अपने हिसाब से चीजें तय करनी। पाठशाला में अब अगली क्लास। बाबा बागेश्वर के मंच पर कुमार विश्वास, पीएम मोदी के पर्चे में क्या निकला? बाबा बागेश्वर और वो शादी जिसके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बागेश्वर बाबा के मंच से वैसे तो सनातन की ही बात होती है, लेकिन आजकल चुनावों का मौसम है तो राजनीति का भी पर्चा खुल गया। बाबा बागेश्वर के मंच पर पीएम मोदी की बात होने लगी और यह सब हुआ तब जब बाबा बागेश्वर के धाम में पहुंच गए कवि कुमार विश्वास। बागेश्वर बाबा के साथ कुमार विश्वास की इस जुगलबंदी में पीएम मोदी का जिक्र पीएम मोदी के द्वारका दर्शन से हुआ। पिछले दिनों पीएम मोदी द्वारका पहुंचे थे, जहां उन्होंने समंदर में डुबकी लगाई थी और समंदर में डूब चुकी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के दर्शन किए थे, वहां पूजा भी की थी। और अब द्वारका नगरी में पीएम की इस पूजा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे मथुरा से जोड़ रहा है तो कोई द्वारका नगरी को फिर से बसाने की बात करने लगा है। और इसी का जिक्र बाबा बागेश्वर के धाम में भी होने लगा, जहां एक ही मंच पर बाबा बागेश्वर और कुमार विश्वास साथ नजर आए। यहीं पर कुमार विश्वास ने बताया कि पीएम मोदी के द्वारका जाने का क्या अर्थ हो सकता है। बाबा बागेश्वर ने कुमार विश्वास से पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का जिक्र छेड़ा तो कुमार विश्वास ने उसे भी अयोध्या में भगवान राम की घर वापसी से किस तरह जोड़ दिया। पहले कुमार विश्वास को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा लोकसभा चुनाव को लेकर बाबा बागेश्वर के पर्चे में बीजेपी के लिए क्या निकला। प्रभु का महल देख के आए प्रधानमंत्री जी नीचे जाके। लोग मुझसे कह रहे थे नीचे जाके क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इसको सामान्य घटना मत समझो। अगर कृष्ण जी का मकान देखने गए हैं तो बनवाने की सोच रहे होंगे।
मैंने कहा इनको लाइटली मत लिया करो, चमत्कारी आदमी है। अपने ही देश के एक द्वीप पे कुर्सी बिछा के बैठे बेचारे, न बोले न चाले, और एक देश डूब गया। हमसे पूछने लगे हमारे भैया धीरेन्द्र भैया कि दद्दा जी बताओ, ये अच्छा खासा अयोध्या का प्रसंग चल रहा था, मालदीव क्यों डुबो दिया? मैंने कहा भैया ये परंपरा है, जब जब राम जी अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। वैसे तो बागेश्वर धाम में आए दिन कोई ना कोई कार्यक्रम होता रहता है, जिसमें बाबा बागेश्वर सनातन संस्कृति को मजबूत करने की बात भी करते हैं। लेकिन इस बार बागेश्वर धाम में हुए कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और उनकी कैबिनेट के कई मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए बाबा बागेश्वर ने कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मोहन यादव और खजुराहो सीट से लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार वीडी शर्मा की जीत के लिए क्या पर्चा खोला। अब राम जी आ गए, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया, हम सबने गौरव के साथ दर्शन किया। अब जिनके वंश के ठाकुर जी हैं, यदुवंश के, उन्हीं के वंश के ही मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप आए हैं तो हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे ना, साथ तेरा साथी मरते दम तक। हम अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे, लेकिन मुख्यमंत्री जी और वीडी शर्मा जी, हमारे सांसद जी के सामने हम कहेंगे, शर्मा जी के सामने, कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं वहां की खंडित मूर्तियां बदल करके अगर पूजा प्रारंभ कर दी जाएगी तो खजुराहो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है, बागेश्वर और खजुराहो दोनों एक तीर्थ हो जाएंगे। कौन कौन ऐसा चाहता है? अच्छा, ये मांग इसलिए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे चल करके आपका चुनाव है। और अद्भुत बात यह है कि हमारे शर्मा जी को फिर से टिकट मिली, तो अगर आप ऐसा कह भी देंगे और आगे उसको चरितार्थ कर देंगे तो हमारे खजुराहो के मंदिरों में जब पूजा प्रारंभ हो जाएगी तो बाहर काम, अंदर राम और बगल में बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम में हुए उस भव्य आयोजन के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिसमें बाबा बागेश्वर ने भारत के विश्व गुरु बनने का फॉर्मूला बता दिया। महाशिवरात्रि जब हुई थी तो उस मौके पर छतरपुर के बागेश्वर धाम में 8 दिन का बुंदेलखंड महाकुंभ का उत्सव मनाया गया, जिसमें 156 बेसहारा और गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया गया, जिसमें बाबा बागेश्वर के लाखों भक्त पहुंचे। रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया गया और धूमधाम से सभी शादी की रस्में जो हैं वो पूरी की गई। यानी आप देखिए, बागेश्वर बाबा पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि भाई वो लोगों को भड़काते हैं, भाई उनका फोकस क्लियर है, वो सनातन की बात करते हैं। और आप देखिए, जो गरीब लड़कियां हैं, असहाय लड़कियां हैं, उनकी शादी करवा रहे हैं अपने खर्चे पर। पूरा आयोजन, सामूहिक विवाह के लिए ऐसे इंतजाम किए गए कि अच्छी अच्छी शादियां फीकी लगने लगेंगी। देखिए आप इंतजाम देखिए बॉस, लोगों के स्वागत के लिए यहां हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यही नहीं, नए जोड़ों को मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, सोफा, पलंग समेत गृहस्थी का पूरा साजो सामान गिफ्ट किया गया, दिया गया है सबको। यह नहीं कि भाई फेरे करवा दिए और हो गया आप घर जाओ। भाई जोड़ा घर जाएगा, उनको जिन चीजों की जरूरत होगी, जैसे पिता अपनी बेटी को विदा करता है, वैसे बागेश्वर बाबा ने इन बच्चियों को विदा किया। ठीक उसी तरह 156 बेटियों की विदाई हुई। शादी से पहले दुल्हनों के श्रृंगार की भी खास व्यवस्था की गई। इसके अलावा हल्दी की रस्म से लेकर हर वो रस्म निभाई गई जो सनातन धर्म की शादियों में निभाई जाती है। बाबा बागेश्वर खुद वर और वधू के स्वागत के लिए खड़े नजर आए। इस दौरान दूल्हों ने बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिया तो कई लड़कियां ऐसे रोने लगीं जैसे शादी की बात जब विदाई होती है और दुल्हन रोती है अपने पिता को देखकर, वैसे लड़कियां रोने लगी। बाबा बागेश्वर खुद भी इतने भावुक हो गए कि उनका गला रूंध गया। सुनिए बेटियों की शादी पर बाबा ने क्या कहा और कैसे भारत के विश्वगुरु बनने का फॉर्मूला भी बताया। जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं,
खड़े हैं मंच पर गणमान्य बैठे हैं। मेरी बेटियों, इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुला करके ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं कि जिनके माँ बाप तो हैं पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे, यह सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान पेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। बागेश्वर धाम में हुए सामूहिक विवाह के भव्य कार्यक्रम में देश विदेश के कई कलाकार भी शामिल हुए। मशहूर सिंगर सोनू निगम बागेश्वर धाम पहुंचे। आपको यह सुनकर शौक लगेगा कि दिल्ली जैसे शहर में कैंसर जैसी बीमारी की नकली दवाएं बेची जा रही। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो कैंसर के इलाज में नकली इंजेक्शन बना रहा था। आप सोचिए, एक आदमी ऑलरेडी कैंसर से पीड़ित है, बचेगा कि नहीं बचेगा पता नहीं, और ये लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। नकली इंजेक्शन उसको लग रहा है। ये लोग कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन में नकली दवाएं भरकर उन्हें बाजार से कुछ कम कीमत पर बेच रहे थे। और वो सोचिए, बेचारा इंजेक्शन भी लगा रहा है, दर्द भी सह रहा है, ये सोचकर कि अब मैं शायद ठीक होऊंगा। उसको क्या पता कि पैसा भी गया और जान भी जाएगी, क्योंकि नकली दवा ले रहा है। दरअसल कैंसर की दवाएं बहुत महंगी आती। इन दवाओं को इस गिरोह के लोग इसी बात का फायदा उठाकर बेच रहे थे। मरीजों को सस्ते दाम का ऑफर देते थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह में शामिल सभी आरोपी मेडिकल बैकग्राउंड से ही हैं। कई आरोपियों के अपने मेडिकल स्टोर हैं, जहां 60% से 70% का भारी डिस्काउंट देकर कैंसर की दवाएं ये लोग बेच रहे थे। कैंसर की दवाएं नहीं, कैंसर की नकली दवाएं बेच रहे थे। इस काम के लिए एक पूरा नेटवर्क सिस्टम इन्होंने तैयार किया हुआ था। इस नेटवर्क के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस गैंग में पकड़े गए 2 आरोपी ऐसे हैं जो दिल्ली के कई नामी कैंसर अस्पतालों में काम कर चुके हैं। यह गैंग कैसे काम करता था, यह भी सुनिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये आरोपी कैंसर अस्पतालों से कीमोथेरेपी के इंजेक्शंस की खाली शीशी इकट्ठा कर लेते थे। एक खाली शीशी के लिए 4 से 5 हजार रुपए दिए जाते थे। फिर उन शीशियों में 100 रुपए की कीमत वाली एंटी फंगल दवा भर देते थे। इसके बाद शीशी को फिर से पैक कर देते थे और इसे 1 से 3 लाख रुपए में बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह के अड्डे पर छापा मारकर 197 खाली शीशियां भी बरामद की। इसके अलावा शीशी की कैप को सील करने वाली 3 मशीनें, एक हीट गन मशीन भी पकड़ी। पुलिस को आरोपियों के पास से 137 भरी हुई शीशियां भी मिली, जिनकी कीमत अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से 4 करोड़ रुपए बैठती। ये लोग हरियाणा, बिहार के अलावा नेपाल और अफ्रीकी देशों में आने वाले मरीजों को अपना शिकार बनाते थे। अस्पतालों में कनेक्शन होने की वजह से इनके पास मरीजों की पूरी डिटेल आ जाती थी, जिन्हें ये फोन करके नकली दवा सस्ते दाम का लालच देकर बेचते थे। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों से कैश और अमेरिकी डॉलर बरामद किया है। ये लोग मेडिकल टूरिज्म कंपनियों से इन मरीजों की डिटेल निकालते थे और उन्हें भी नकली दवा बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैंसर की कुल 9 ब्रांड्स की नकली दवाइयां बरामद की। इनमें से 7 दवाइयां विदेशी ब्रांड्स की हैं, जबकि 2 भारत में बनाई जाने वाली दवाइयां। उन दवाओं के नाम आपको बता देता हूं जिनकी हुबहू नकली दवा इस गैंग के लोग बेच रहे थे। जो लोग ये दवाएं ले रहे हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए, और किसी ने अगर आपको सस्ते में दवा दी है तो डबल सावधान हो जाइए। जो नकली दवाइयां बेची जा रही हैं, इनमें पहली दवा है कीट्रूडा। यह दवा कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। इस दवा की असली कीमत है करीब 2 लाख रुपए। इस गैंग के लोग इसे 1.5 लाख रुपए में बेचते थे। दूसरी दवा है ट्रेंस्ट्रिक। यह दवा लंग कैंसर समेत लिवर कैंसर के इलाज में भी काम आती है। इसकी मार्केट में कीमत 3,35,000 रुपए है। तीसरी दवा है इन्फिन्जी। यह कैंसर मरीजों की इम्यूनिटी बढ़ाने के काम आती है। इसकी असली कीमत 73,000 रुपए है, लेकिन ये लोग इसकी भी नकली दवा बेच रहे थे। एक और दवा है पेरजेटा। यह महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर में इलाज में काम आती है। इस दवा की एक शीशी की कीमत 1,18,000 रुपए होती है। इतनी महंगी दवाओं को सस्ते में बेचने के ऑफर में बहुत से मरीज फंस गए।
और नकली दवाओं का इस्तेमाल कर लिया। कैंसर की नकली दवा बेचने वाले लोग पूरी रिसर्च के साथ इस काम में उतरे। आज आपको कैंसर से जुड़े आंकड़े बता देता हूं जिसकी वजह से नकली दवा से जुड़ा अपराध हो रहा है। भारत में करीब 2,67,00,000 कैंसर के मरीज हैं जो हर साल करीब 2,153 करोड़ रुपए की दवा खाते हैं। इसमें एक हिस्सा नकली दवाओं से जुड़ा हुआ है। अगर पूरे देश में नकली दवाओं का आंकड़ा देखें तो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली करीब 20% दवाएं नकली। नकली दवा एक ऐसा कारोबार है और यह करीब 80,000 करोड़ रुपए का है। 80,000 करोड़ रुपए। दरअसल बहुत से लोग दवा खरीदते समय दो बड़ी लापरवाही करते हैं। पहला, मेडिकल स्टोर से बिल नहीं लेते और दवा के पैकेट के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन नहीं करते। देश में बढ़ती नकली दवाओं के कारोबार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 300 तरह की दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। जैसे आप मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही दवा को स्कैन करके उससे जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। 100 रुपए से ज्यादा कीमत वाली दवा पर क्यूआर कोड जरूर होता है। जिस दवा पर कोड नहीं है उसको नहीं खरीदना चाहिए। और अगर आप भी कैंसर का इलाज करा रहे हैं और कोई सस्ते में दवा दे रहा है तो सावधान हो जाइए। यह खबर आपको नींद से जगाने के लिए थी कि आपके साथ भी धोखा हो सकता है। लेकिन फैक्टर का चैप्टर आज ऐसे गांवों के बारे में बताऊंगा जहां लोगों को चलते चलते नींद आ जाती है। कजाकिस्तान में मौजूद इस अनोखे गांव का नाम कालाची है, जहां लोग दिन में कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि कई कई हफ्तों के लिए सो जाते हैं, जिसकी वजह से इस गांव को स्लीपी हॉलो नाम दे दिया गया। इस जगह के लोग घर, ऑफिस, किसी दुकान पर या फिर सड़क पर चलते हुए भी सो जाते हैं। इस दौरान ये लोग कई दिनों तक सोए रहते हैं और हैरानी की बात यह है कि उठने के बाद उन्हें कुछ याद भी नहीं रहता। साल 2010 में उस वक्त पहली बार गांव में इस अजीबोगरीब बीमारी का पता चला जब स्कूल गए बच्चे क्लास में पढ़ाई के दौरान ही अचानक सो गए। बच्चे 1-2 घंटे या 1-2 दिन नहीं सोए बल्कि पूरे एक हफ्ते तक क्लासरूम में ही सोते रह गए। इसके बाद गांव में हर उम्र के लोगों के साथ ऐसा होने लगा। इसके बाद गांव के लोगों पर स्टडी की गई जिसमें पता चला कि गांव के पास मौजूद यूरेनियम की खदानों की वजह से ऐसा हो रहा है। असल में खदानों में लंबे समय तक काम चलता रहा और इनके बंद होने के बाद भी वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव होता रहा, जिसकी वजह से लोगों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और लोग एक तरह से बेहोश हो जाते हैं। स्टडी के बाद लोगों को गांव से दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया और उनमें स्लीपिंग सिकनेस की शिकायत आनी भी बंद हो गई। तो ये था आज का फैक्ट फैक्टर। अब इस